आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं तो मेजर मिनरल्स एंड देयर फंक्शंस। इनके क्वेश्चन जो है ना इंटरकनेक्टिंग क्वेश्चंस होंगे। ये डिसीज में भी आपको काम आएंगे, नॉर्मली भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। या पोटेशियम की कमी से क्या होता है। तो कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, बेसिकली मेजर मिनरल्स एंड देयर फंक्शंस हैं। तो प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित उनके जो कार्य होते हैं उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम पे। पहले तो मुझे ये बताइए कि पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या है, के है। पढ़ी ना टेंथ तक आपने थोड़ी बहुत। अच्छा, टेंथ तक तो सबका साइंस था ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसने साइंस नहीं पढ़ा हो टेंथ में अभी। तो पोटेशियम जो है वो के है, और स्पेलिंग पोटेशियम की पी से है। तो बड़ा अन्याय है भाई, पी कर देते, नहीं किया। ऐसा क्यों किया कि इसको के किया। तो इसका वास्तविक नाम क्या है। अब बताओ कौन पढ़ा है अच्छे से टेंथ तक, आपके टीचर्स ने क्या पढ़ाया आपको। तो ये क्या है बेटा, कुछ भी उल्लू नहीं बनाना आप हमें, ठीक है। तो ये कैलियम है। टीचर मैडम आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। अरे फिर ठीक है, तो कैलियम नहीं आया आपकी एनसीईआरटी में। अच्छा बस बस, ठीक ठीक समझ गए हम, साइंस नहीं पढ़ाया। अब कोई बात नहीं करनी। पोटेशियम जो है बेटा, पोटेशियम बेसिकली ये कैलियम होता है, और ये के जो सिंबल आया ये कैलियम से के आया। जैसे अगर अभी आएगा आपका सोडियम, सोडियम का क्या है। अच्छा, कुछ कुछ विद्वान बताने की कोशिश कर रहे थे, अब बता दो। Na तो है, Na कहाँ से आया। ये आया है नेट्रियम से, ठीक है। यूपी बिहार राजस्थान, अगर इन पीएससीज की आप बात करेंगे तो बेटा ये क्वेश्चंस वहां पूछ लिए उन्होंने, ठीक है। तो नेट्रियम में जो Na था वो उससे आपका Na आया सोडियम का, और ऐसे कैलियम के यहाँ से आया है। और ये कॉमनली हम कैसा यूज करते हैं, पोटेशियम। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो पोटेशियम केले में, खजूर में, बीन्स फलियां जो होती हैं, और ब्रोकली, इनमें आपके पोटेशियम जो है वो पाया जाता है, ठीक। पोटेशियम का मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन। जैसे एक एग्जांपल आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं और आप नमक भी नहीं खा रहे हैं। मान लो एक एप्पल पे ही आपका जीवन चल रहा है, एक एक एप्पल रोज खाते हैं, कुछ लोग तो एक लौंग पर भी रख लेते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको क्या होंगे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, पेशीय संकुचन होंगे। मतलब आपको पैरों में ऐसा लगेगा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपको हाथ, मतलब समझ में आ गई ना बात। फिर एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो हमारे ब्रेन में बेटा सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप होता है। क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर भी पोटेशियम के कारण दिक्कत होगी अगर नहीं होगा तो। और शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी। तो पोटेशियम ने क्या क्या काम किया, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, तंत्रिका आवेग के संचरण में हेल्प करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, इनमें ये हेल्प करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पोटेशियम की। इसका लैटिन नेम क्या है, तो कैलियम है, और इसका जो सिंबल के आया है वो कैलियम से ही आया है। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम से। तो देखिए आपको कॉमन जो चीजें दिखाई देंगी सोडियम पोटेशियम में, वो क्या होंगी, आपकी पेशीय संकुचन या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनमें दोनों में होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये भी आपका दोनों में, जैसे होता है ना किसी को लूज मोशन हो जाए, ठीक है। दस्त जो है वो कौन किससे होते हैं, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, फंगस से, बताओ। अच्छा चलो, वायरस से दस्त लगते हैं ना। तो दस्त जो है ना, डायरिया जो है वो किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी से कॉलेरा होता है। कॉलेरा मतलब हैजा होता है। हैजा में भी दस्त होते हैं, बात सही है हैजा में, लेकिन और क्या होता है, उल्टी प्लस दस्त दोनों होगा। कॉलेरा जब होगा ना, मतलब आप वॉमिटिंग भी करोगे
और लूज मोशन भी होगा, किसमें? कॉलेरा में। लेकिन जब लूज मोशन अकेला होगा, ठीक है ना, दस्त या डायरिया जिसे बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ लूज मोशन होता है। अच्छा, कॉलेरा और खतरनाक है। पहले एक तरीके से एपिडेमिक होता था ये महामारी कॉलेरा, बच्चों को होता था, वॉमिटिंग कर रहा है बच्चा, लूज मोशन कर रहा है, बच्चे की डेथ हो जाती थी। मतलब पहले पता क्या कहा जाता था, जब तक बच्चा 2-3 साल का नहीं हो गया बच्चा हमारा नहीं है। पहले के लोग, जैसे आपने सुने होंगे, आपके दादा दादी के, थोड़े दादा दादी पे भी जाओगे तो घर में बहुत सारे लोग होते थे, 5 भाई 4 बहनें, 6 भाई 3 बहनें, 4 भाई 5 बहनें, इस तरीके से। मतलब 8-9 टीम तो होती थी। हाँ बोलो ना। अच्छा, किसके यहाँ नहीं है बताओ? सबके यहाँ होते थे ना? कोई है ऐसे जिनके 2 ही लोग होते हो जिनके घर में? दादा के लेवल पे बात बता ना, पापा के लेवल पे नहीं चाहिए। होते थे ना सबके। कारण क्या था? क्या था? आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो थी, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और उसके कारण क्या होता था? पहले वैक्सीनेशन होते ही नहीं थे उतने, 50 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, स्वतंत्रता के समय की बात कर लो आप। तो अब वैक्सीनेशन नहीं हो रहे हैं किसी प्रकार के, बच्चे की डेथ हो जाती थी कभी भी। मतलब आप सोचो, 4-5 साल का बच्चा नहीं हो गया तब तक पता नहीं कब बच्चा चला जाएगा। अब 2 ही क्यों होते हैं बच्चे? क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, 1-2 बच्चों को पढ़ाना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। तो अब चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई हैं। ठीक है, तो आ जाइए वापस से। सोडियम तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कॉमन चीज़ें याद रखिए, क्योंकि ब्रेन में बेटा एक्सचेंज हो रहा है सोडियम पोटेशियम का, सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से। और सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज हो रहा है तो दोनों में एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये दोनों के कॉमन काम हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब आप बहुत रटना नहीं है, आप बताओ, दूध में कैल्शियम होता है, बचपन से सुनते चले आ रहे हो। पनीर में होता है, दूध से ही पनीर बनता है। अंडे में होता है, मछली में होता है, साबुत अन्न में होता है, रागी में होता है। तो इन सब में कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम आपके लिए क्या कार्य है? हड्डियां मजबूत बनाते हैं, दांतों के लिए। ठीक है, रुधिर स्पंदन, याद आ रहा है क्या बात कर रहे हैं? तो ब्लड सर्कुलेशन में अगर हम देखें, सिंपल सा देखें, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्या बताया था हमने? ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से कारक मदद कर रहे थे? कैल्शियम आयन, विटामिन के और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, यही 3 चीजें थी, याद है कुछ? ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो कैल्शियम आयन आ गया। फिर इसके बाद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन में, मतलब सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ही आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आयरन। अब आयरन आप जानते हैं, कलेजी समझते हैं? कलेजा, कलेजी, जिगर कलेजा, दक्षिण भारत की फिल्में जैसे। हाँ, तो ये जो कलेजा है ना, या कलेजी जो है, ये कलेजा कलेजी क्या होता है? हार्ट नहीं होता कलेजा, ये लिवर होता है, जाता है, नहीं तो गुड़ चना। और ज्यादा अगर आप देखोगे, कार्य क्या है? तो अब आपको मैंने पहले भी जब पढ़ाया था, विटामिन B12 जो था वो साइनोकोबालेमिन था, याद आ रहा है? और उसमें कोबाल्ट था। ठीक है, अब इन सब से विटामिन B9 फॉलिक एसिड था, उसमें भी आयरन था। तो आयरन जो है क्या करेगा? आरबीसी में, तो आरबीसी में बेटा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हम जानते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। इसके अलावा ऊतकों में ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीडेशन इन टिश्यूज जो है इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। और आयरन जो है वो मिट्टी में भी होता है। जैसे पूछा जाता है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण? आयरन के कारण। तो यूजली रेड कलर होगा, यानी आयरन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो हमने कौन कौन से एलिमेंट्स की बात की या मिनरल्स की? बोले जल्दी से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। आयरन जो है ये आई से शुरू हो रहा है, फिर इसका एफ ही है सिंबल। हाँ बोलो, एफ ही क्यों आया फिर इसका सिंबल? आयरन का एफ ही होता है ना, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 2 स्टेज में होता है, फेरस और फेरिक। Fe+2 जो होता है वो फेरस, जिसके ऊपर 2 वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, और 3 वैलेंसी जिसके ऊपर होती है वो होता है फेरिक। तो फेरस और फेरिक 2 स्टेज में पाया जाता है आपका आयरन, Fe+2 और Fe+3। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रही है बात?
चलो ये तो हुए आपके कुछ मिनरल्स। आगे आते हैं। जैसे फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में, अब फलियां मतलब लेग्यूम्स, तो लेग्यूम्स जो हैं वो ज्यादा अच्छी क्यों होती है? क्योंकि इनमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर, गेहूं में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा वैसे ही बता दो। क्या बताया था? प्रोटीन किसमें सर्वाधिक? सोयाबीन में। सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स था, तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड था सिंपलेस्ट, और मैक्स मतलब सर्वाधिक था, इसीलिए क्या होगा? सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होगा? सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन समझना। चावल, मूंगफली और सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा, तो चावल, मूंगफली, सेब में से कौन सा होगा? निश्चित रूप से मूंगफली में प्रोटीन होती है। तो अब इन तीन में से सोयाबीन नहीं डाल देना और फिर पूछो। इसके बाद है नारियल, कोकोनट, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी में से प्रोटीन और वसा दोनों, मतलब प्रोटीन भी हो और वसा भी हो, तो वो कौन होगा? ग्राउंडनट, मूंगफली होगी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। मूंगफली जो है, ग्राउंडनट जो है, वो सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? गुजरात में। पता है मूंगफली को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। तो गरीबों का काजू कहा जाता है। अब काजू महंगा होता है तो लोग मूंगफली खा लेते हैं। अच्छा, गुड़, चना, मूंगफली खाओ तो आपको बहुत सारी चीजों की दिक्कत नहीं होगी। क्या? गुड़? अच्छा, गुड़ कितने लोग खाते हैं जिनको पसंद है? वेरी गुड। गुड। चना, मूंगफली, काजू खा सकते हैं तो खाइए, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप गुड़, चना, मूंगफली खाएंगे ना तो आप में आयरन की कमी कभी नहीं होगी। और नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा आयरन की डेफिशिएंसी को क्रिएट किया है। जल ना जाए नॉन स्टिक, ये ना हो जाए नॉन स्टिक। ठीक है, बहुत धो डाला सब्जियों को, बेचारी खूब उबाल डाला तो आयरन सब खत्म हो गया, तो कहाँ से मिलेगा आयरन? ठीक है, तो प्रोटीन और फैट दोनों जो मिलेंगे। देखो ध्यान रखना, अगर प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन मैक्सिमम है, लेकिन अगर आपसे बोले प्रोटीन और फैट, ठीक है, तो वसा और प्रोटीन दोनों, तो फिर आंसर क्या होगा आपका? मूंगफली या, ठीक है, ग्राउंड नट होगा। फिर है बाल, जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो बालों में बेटा केराटिन प्रोटीन होती है। सुना है आप लोगों ने, जैसे बाल खराब हो जाते हैं तो क्या कराते हैं? केराटिन ट्रीटमेंट। देखो ये सबको पता है। तो केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं कि नहीं कराते हैं? किसी ने कराया केराटिन ट्रीटमेंट? लड़के तो करा ही नहीं सकते। अरे आपको आपके बालों से प्रेम नहीं है, करवा लेना एक आध बार, क्या दिक्कत है, अच्छा होता है। तो केराटिन जो है वो आपके बाल में, आपके नाखून में, ध्यान रखना, हेयर, इनमें क्या है? केराटिन प्रोटीन है। ठीक है, और कहाँ? नेल्स, नाखूनों में भी केराटिन प्रोटीन है। ये आपकी क्या है? स्किन, स्किन में कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन है। इवन सांप जो होता है ना, सांप की जो कैंचुली होती है ना, जो छोड़ देता है, नाग नागिन, तो वो भी केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। अच्छा, कुछ नाग नागिन बच्चे भी होते हैं। कितने लोग हैं जिनकी त्वचा निकलती है? अरे कुछ की तो होगी स्किन निकल जाती है, किसी की नहीं निकलती? निकलती तो होगी यार, बता नहीं रहे हैं आप लोग। ठीक है, मेरी वाइफ की छोटी सिस्टर की निकलती है, तो मैंने एक दिन उससे बोला तुम नागिन हो क्या? अब नाराज हो जाए मान लो। निकल नहीं मतलब समझ गए? तो क्या निकलता है? केराटिन। बेसिकली केराटिन ही होता है। तो सांप की कैंचुली, कुछ लोगों की होती है ना, स्किन निकल जाती है पूरी, जैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा निकलेगा फिर पूरी स्किन निकल जाएगी और बढ़िया हाथ हो जाते हैं फिर अच्छे उसके बाद। ठीक है, लेकिन बहुत दर्द होता है बीच में, जब किसी किसी को तो दिक्कत होती है, रेड हो जाते हैं हाथ। तो आपको ध्यान रखना है, देखो बाल, हमारी खाल, स्किन, नेल्स, सांप की कैंचुली, और बताते हैं। सांप, सांप नहीं सॉरा, भैंस, भैंस है ना, भैंस देखी? अच्छा, भैंस जितना शांतचित्त प्राणी कोई नहीं हो सकता। आपने कभी देखा भैंस रास्ते में खड़ी हो और आप उसे हॉर्न बजा रहे हो? किया कभी आपने ये ट्रायल? आप उसको हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ। भैंस लाइक बहरीलाल। बहरीलाल समझते हैं? अच्छा, बहरीलाल को कितने लोग जानते हैं? बहरीलाल सुना होगा किसी ने तो। बहरीलाल का एक नाटक आता था सब टीवी पर। बहरीलाल जो प्राणी थे ना, वो किसी की नहीं सुनते थे। और वो कुछ कुछ चीजें जैसे, खाओगे नहीं खाओगे, कुछ करोगे,
मतलब कोई जवाब नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी भौरीलाल बन जाते हैं, जब वो जेबी वेटो या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कोई बिल गया साइन करने के लिए, साइन करोगे? नहीं करोगे? कब तक करोगे? बता तो दो। समझ गए ना? तो भैंस कैसी है? तो भैंस के जो सींग होते हैं, क्या होते हैं, हॉर्न जो होते हैं, वो भी आपकी केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? केराटिन प्रोटीन से। गाय के सींग किसके होंगे? ठीक है, गैंडा कभी कोई गुस्से में आ जाता है, एक सींग मारा और ले घुसा दिया किसी को सींग, उसका जो सींग होता है ना, वो भी आपका कैसा होता है? केराटिन प्रोटीन का होता है। अच्छा, साधु महाराज, अब कुंभ आने वाला है, सिंहस्थ आने वाला है मध्य प्रदेश में, सिंहस्थ कब होगा? 2028 में। वेरी गुड, ये क्वेश्चन जरूर आएगा अगले एक आध साल में आपसे। ठीक है, तो सिंहस्थ जो कि 2028 में होने वाला है। अब यहाँ साधु आते हैं, साधु महाराज का एकदम क्या होती है ये, जटा जूड़ा जो कुछ भी कहें आप, वो इतना मजबूत होता है कि आप उस पर लटक सकते हैं, ऐसे ऐसे झूल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो नहाते धोते नहीं है महाराज, और बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो ये क्रेटिन प्रोटीन जो है वो स्ट्रांग हो गई। आपको पता है गाय और सींग के जो सींग है ना, गाय के, भैंस के, एक सींग वाले गैंडे के, और देखो तो हमारे यहाँ का जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा, इन सबके जो सींग है ना, बेसिकली वो बेटा बालों के गुच्छा होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा, कितने लोग सच्ची में मान रहे हैं कि हम उल्लू बना रहे हैं, कि मान रहे हो कि हाँ बालों का ही गुच्छा है? तो आपसे पूछा जाता है गाय भैंस या इनका सींग जो होता है वो सब क्या है? क्या है? बंच है हेयर्स का, और ये केराटिन प्रोटीन से ही बने होते हैं। और जो घिने टाइप के लड़के लड़की होते हैं जिन्हें नहाना नहीं है 10-10 दिन तक, ठीक है, बरसात में भी नहीं, स्पेशली ठंडों में, ठीक है, फिर देखो उनको ऐसे करते हैं। लड़कों को बहुत शौक है ये वाला, ऐसे बैठ जाता है सुबह से, कुछ नहीं देर तक उठ सोया और फिर ऐसे ऐसे करेगा, तो क्या झड़ता है उसके? डेंड्रफ। डेंड्रफ बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड शब्द है, और उसी को बोल दो रूसी हो गई है, ठीक है, और बुंदेलखंड चली जाओ खौंसी हो गई है, ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है, वो झड़ रही है। मतलब कुछ तो इतने 10 दिन तक, 12 दिन तक, 15 दिन तक नहीं नहा रहे हैं, जैसे आप अरब में रह रहे हो, पानी नहीं है भारत में, इतनी भी कमी नहीं है भाई, ठीक है। अब उसको जो वो डैंड्रफ जो गिरता है ना, वो भी क्या होता है आपका? केराटिन प्रोटीन होता है। तो कितने केराटिन देख लिए? ऐसा तो नहीं वही डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करते हो ये, ले लगा लो अपने बालों पे, सही कर लो हेयर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे केराटिन को। आ जाओ रोटी बनाते हैं अपन। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटिन। ठीक है, तो गेहूं की रोटी अच्छी लगेगी अगर ग्लूटिन ज्यादा होगा, और ग्लूटिन कम होगा तो आपको रोटी का स्वाद नहीं आएगा। कितने लोगों को खाना बनाना आता है, मतलब रोटी बनानी आती है, रोटी सब्जी? 1 2 3 4, सबको आता है क्या? आपको नहीं आता ना? रोटी बना लेती हो क्या? रोटी नहीं बना पाती हो, बढ़िया। और नहीं आती ना? बस हम तीन मूर्ति हैं, एक ये, एक ये, और एक मैं, जिसे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। एक दिन क्या हुआ, एक हमारे सीनियर थे, वो बड़े तेज में थे, बोले चाय तो जितेंद्र सर ही बनाएंगे। हमने कहा बना देंगे, चाय जीवन में नहीं पियोगे। मैंने चाय ऐसी बनाई, बनाता रहा चाय, इतनी गंदी चाय कि हमने चाय पीना छोड़ दिया अगले 3 महीने तक उसके बाद। और वो तो, वो बोलते हैं जीएसटी ऑफिसर हैं वो, नहीं यार तुम रहने दो, कुछ बना नहीं नहीं इनसे मत बोलो बस, इतनी बुरी चाय कि क्या बताएं। तो अच्छे से ध्यान रखना है चाय को। अब प्रोपोर्शन होता है, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है कि प्रोपोर्शन क्या होता है। एक दिन हमने कहा, हमें पहले, हमने बीच में क्या हुआ था, कॉलेज टाइम में हमने दाल बनाना सीख ली थी। एक दिन सब लोग बोले एक दिन तो आप ही बनाओ, हमने कहा बना देते हैं। तो दाल बनवाई, हमने हल्दी ज्यादा डाल दी। अब वो दाल मतलब पीली पीली थी बस। उसके बाद कोई नहीं बोलता हमसे खाने के लिए, मतलब खाना बनाने की कोई बात मत करो। खाना बनाएंगे उस दिन पता चले भूखे रह जाएं अगर इनसे खाना बनाने के लिए बोल दिया तो। मतलब हमें एक दिन बड़ा कॉन्फिडेंस था, हमने बहुत साल पहले एक बार बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, तो हमने कहा हम बना देंगे। हमने बनाई, बहुत बेकार बनी, हम इन्हें नहीं खाई। फिर हमने कहा चलो चलते हैं अब खा के आते हैं। तो एक गिलास पानी पीने से हमें मिलेगी 0 एनर्जी, ठीक है। एक बाल्टी पी जाओ आप, एक गिलास नहीं, ठीक है, दिन भर बोतल पे बोतल पी जाओ, सारी बोतल खत्म कर दो हमारी, लेकिन आपको मिलेगी नहीं कोई भी एनर्जी। ध्यान रखना, पानी उतना ही पीना जितनी जरूरत हो।
ठीक है, अरे मजाक कर रहे हैं, पानी पियो पर्याप्त, और कैन मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गेहूं में क्या होता है? ग्लूटेन होता है। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज में से भोजन का प्रमुख अंग है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है। लंबे समय तक एक्सरसाइज करने में मुख्य भोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने जिम ज्वाइन की कभी? घी। कैसे करते हैं एक्सरसाइज? ऐसे 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 ही करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि या तो यहीं रह गया हो हाथ, या यहीं रह गया हो? किया किसी ने अनुभव? मतलब जैसे आपसे उसने कहा 100 बार करो, आप जोश में थे, मैं 150 बार कर दूंगा, मैं 200 बार कर दूंगा, आप 200 बार किए, ऐसे ही रह गए हाथ। किसी ने अनुभव किया ये? किया? या ऐसे रह गए, अब ऐसे चल रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं? ऐसा क्यों होता है भाई? अनुभव हुआ? अरे जिनने एक्सरसाइज की होगी उन्हें पता होगा। अच्छा जैसे पेशाब बहुत लगा ली, लगा ली लगा ली, अब हाथ ऐसे हैं। अच्छा थोड़ी देर तक आप ऐसे ही होते हो, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या हो रहा है ऐसा कि जिसके कारण ऐसे ही रह रहे हैं हम? कोई रीजन है? हाँ, तो जो हमारी देखो मसल में लैक्टोज होता है, मसल के लिए जो शुगर चाहिए वो लैक्टोज चाहिए। कौन सी चाहिए? लैक्टोज। तो जो मसल की शक्कर है लैक्टोज, वो पूरे तरीके से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। और लैक्टिक एसिड आप जानते हैं फटीग या थकान के लिए जिम्मेदार है। अच्छा अच्छी बात ये होती है कि लैक्टिक एसिड जो है ना बेटा, क्या कहा हमने? जैसे लैक्टोज था, लैक्टोज क्या है? अब बताओ, पढ़े हो आप? मोनोडाई पॉली डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड है, हाँ ना? ठीक। लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया? ठीक है, तो मसल में जो लैक्टोज था, हमने एक्सरसाइज बहुत सारी कर ली। अच्छा कभी कभी आप आपको 8-10 घंटे बिठा के पढ़ा दें, फिर आपकी बैक मसल भी कई बार लैक्टोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में, फिर आप उठते हो, थोड़ा सहारा दे दो कुछ, फिर उठते हैं हम। तो क्या हो रहा है? लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा ये हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस है। थोड़ी देर हम लेट जाएं, रेस्ट कर लें, थोड़ा आराम करेंगे, अगेन ये लैक्टिक एसिड लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तब तक बढ़िया है। यही जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो किसके लिए जिम्मेदार है ये? फटीग या थकान के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब अगर हम अपने जबड़े की मसल की बात करें, ठीक है, जॉ मसल की, तो इनमें जो लैक्टोज था ना बेटा, ये लैक्टिक एसिड में परमानेंटली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या कहेंगे? लॉकजा। और कहें टिटनेस, आप लोग कहेंगे, थोड़ा साइंस में बोलें, टिटेनस बोलो। टिटनेस नहीं लिख के आना, नहीं तो फिर गलत कर दूंगा मैं। क्या है? टिटेनस। तो टिटेनस को ही बेटा हम लॉकजा कहते हैं। और ये किससे होती है? तो ये होती है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन सा? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी एक बैक्टीरिया है बेटा। क्या है? जीवाणु है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। तो हमारी जबड़े की जो मसल्स हैं उनमें जो लैक्टोज है, इसके कारण ये लैक्टिक एसिड में परमानेंटली कन्वर्ट हो जाती है। और आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों को लॉकजा हो जाता है, जबड़ा नहीं खुलता। तो कैसे खोलते हैं? ऐसे पकड़ते हैं, हल्की सी जगह निकलती है, चम्मच से उन्हें दलिया पिलाते रहते हैं। जीवन पर्यंत यही होना है, अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये किसके कारण हो रहा है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बैक्टीरिया ने इस नॉर्मल प्रोसेस को एबनॉर्मल बना दिया, और अब उन्हें कौन सी डिसीज हो गई? टिटेनस या लॉकजा डिसीज जो है वो हो जाती है। और आपको पता है टिटनेस किससे होती है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। और जंग, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, जंग लगे लोहे से अगर हमें चोट लग जाए तो हमें टिटनेस हो सकती है, यही सुना होगा रस्टेड आयरन से। तो रस्टेड आयरन को चोट नहीं, आप तो खा जाओ उसे, रस्टेड आयरन को, तो भी आपको टिटेनस नहीं होगी। कब होगी? जब उसमें क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया होगा। तो यूजुअली रस्टेड आयरन पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही आपको किसी रस्टेड आयरन वाली चीज से चोट लगती है तो आप तुरंत क्या करो? टीटी लगवा लो। टीटी सुना है? क्या होता है? ये होता है टिटेनस टॉक्साइड। तो टिटेनस टॉक्साइड का अगर आप इंजेक्शन लगवा लेंगे तो आपको क्या नहीं होगा बेटा?
लॉकजा नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में टिटनेस इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर लॉकजा हो जाए तो जीवन ही लॉक हो गया। मुंह क्या लॉक हुआ, आप बोल नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, तो क्या फायदा ऐसे जीने का। किसके कारण होता है ये, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। ये आ चुका है आपके एग्जाम में लॉकजा और करके, तो लॉकजा या जबड़ाबंद जिसे कहते हैं, तो इसी का दूसरा नाम टिटेनस है। और ये क्या होता है, तो मसल, अब किसकी मसल, जो मसल जो है बेटा, जबड़े की जो पेशियां हैं, उनका लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में परमानेंटली कन्वर्ट हो गया। और अब इसके बाद ये वापस से कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, कर पाएंगे। ये आ चुका है आपके मेंस में, प्रीलिम्स में बेटा, तो ध्यान रखिएगा। और डायरेक्ट पूछे टिटेनस या लॉकजा के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, तो नाम में ही है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। कैसा बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फास्फोरस, तो देखिए फास्फोरस जो है बेटा आपका, जैसे कैल्शियम दूध पनीर में था, फास्फोरस भी है आपका। और फास्फोरस क्या कर रहा है, तो कैल्शियम की तरह ये हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करेगा। और आप लोग भी घर में बचपन से ही सुनते हैं, कैल्शियम खाया करो, दूध पिया करो, कैल्शियम फास्फोरस होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो सरल सरल सी बात है, शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाने का काम भी फास्फोरस करता है। मैग्नीशियम, ये Mg है, Mn नहीं है, मैग्नीज। तो मैग्नीशियम जैसे कद्दू के बीज, बादाम, पालक में पाया जाता है, तंत्रिका और पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक और कैंसर से बचाव हेतु भी सहायक होता है, क्या, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ही कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल जो था ना, हरित लवक, ठीक है, तो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल था, तो क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम है, कद्दू के बीज, बादाम वगैरह में मैग्नीशियम होता है। और ये तंत्रिका और पेशी तंत्र की क्रियाओं को, यानी कि क्या कर रहा है आपका, फंक्शनिंग ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम, यानी कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ये सब आपकी कैसी, नर्व इम्पल्स और मस्कुलर, इन दोनों में ही ये हेल्प करते हैं। फिर हम आते हैं जिंक, जस्ते पे, तो मछली, यकृत में पाया जाता है, इंसुलिन की कार्यकी के लिए आवश्यक है, तो हेल्पफुल। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, जिंक क्या है, एसेंशियल फॉर इंसुलिन फिजियोलॉजी। इंसुलिन, अब आपको पता ही है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, तो इंसुलिन की फिजियोलॉजी को प्रॉपर करने के लिए जिंक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जिंक की टेबलेट कब बहुत ज्यादा बोला गया था कि जिंक जरूर लीजिए, सबको पता है, आपको बताइए। अरे कोविड में, ठीक है, जिंक की टेबलेट बहुत कंपलसरी कर दी गई थी। दूध को दही में हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो दूध को दही में कौन सा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बदलता है। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 का रेशो होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटीन किससे बनती है, तो अमीनो अम्ल के बहुलक से। अब देखो, सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा, इनमें उपस्थित प्रोटीन कौन सी है, पढ़ चुके हैं आप अच्छे से। ठीक है, मस्तिष्क में एड्रीनेलिन और डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने वाली प्रोटीन है टायरोसिन। किस किस का, एड्रीनेलिन और डोपामिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में होते हैं, इनका निर्माण कौन करती है, टायरोसिन करती है। और न्यूट्रिकल्स उत्पाद क्या है, तो पोषण के साथ औषधीय गुण वाले, तो न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद कहलाते हैं। अब न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन देने वाले, और इसमें साथ में क्या है, मेडिसिनल फीचर्स भी पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं आयोडीन। तो आयोडीन देखिए, सबसे पहली चीज तो आयोडीन का सोर्स पूछा जाता है। तो एक तो नमक में होता है आयोडीन, एक क्या होता है बेटा, समुद्री खरपतवार और मछली, इनसे हमें आयोडीन जो है वो मिलता है। ठीक है, कार्य क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन में महत्वपूर्ण है। और ज्यादा बोलें कि T3 हार्मोन को T4 में बदलता है। T3 T4 सुनिए आप लोगों ने, थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन है, T3 और T4। T3 यानी ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, और T4 यानी टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। तो अगर T3 को T4 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर कॉपर पर आते हैं। कॉपर मछलियों में, यकृत में, अनाज में मिलता है, हीमोग्लोबिन के लिए काम करता है, आयरन की तरह ही। बॉन्ड फॉर्मेशन में काम करता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के रूप में भी कॉपर काम करता है। याद करो, कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो रहा था,
विल्सन डिसीज किसको थी? मेंडल को, वेरी गुड। फिर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट मांस मछली जल में पाया जाता है, आरबीसी सिंथेसिस और विटामिन बी 12। बी 12 आपको पता ही है, क्योंकि विटामिन बी 12 क्या था, साइनो कोबालेमिन, तो उसमें कोबाल्ट है, इसके संश्लेषण में भी ये काम करता है। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उससे संबंधित चीजें। अब देखिए ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस जस्ट आपको एक बार आंखों से गो थ्रू करवा रहे हैं। क्या है डेफिशिएंसी डिसीज? तो देखो आयरन की कमी से क्या होता है, अभी ऊपर भी पढ़ा, एनीमिया। विटामिन बी 1 की कमी से वेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी या इम्पोटेंसी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी 1 की कमी, बी 1 तो वेरी वेरी है, बी 2 किलोसिस, विटामिन बी 12 पर्नीसियस एनीमिया, याद आ रहा है, विटामिन सी मसूड़ों से खून निकलेगा, स्कर्वी हो जाएगी, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग डिलेट हो जाएगी, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर, निकोटिनिक एसिड यानी क्या था, विटामिन बी 3, उससे क्या हो रहा था, पेलेग्रा, कार्बोहाइड्रेट की कमी, मरासमस है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों थे। फॉलिक एसिड से क्या होता था, महिलाओं में जो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें एनीमिया हो जाता है। ये बहुत जरूरी है बेटा, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आपके परिवार में, आपके आसपास के समय में अगर कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है ना, और स्पेशली अगर आपकी फैमिली की है, तो आप ध्यान रखिए कि कैसी भी स्थिति में आयरन और फॉलिक एसिड उसको जरूर मिले। मतलब इतनी बुरी समस्या हो जाएगी कि आप पूरे लाइफ टाइम उससे जूझेंगे। और कई लोग क्या सोचते हैं, वो तो हेल्दी है, अच्छे से खा पी रही है, तो उसे आयरन फॉलिक एसिड मिल रहा होगा। अगर फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा तो बच्चे को जेनेटिक डिसीज हो सकती है, और एक बार बच्चा बाहर आ गया तो अब बच्चे का आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, लाइफ टाइम आप उससे जूझोगे। तो कभी भी आपको याद रखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी वाला मुद्दा नहीं, एक अवेयरनेस का भी मामला है कि आयरन और स्पेशली फॉलिक एसिड अगर आपके आसपास कोई भी है, तो पहले आपकी जिम्मेदारी है, आप कुछ नहीं तो आप ऐसे ही पूछ लो, और आप ठीक हैं, बढ़िया है आपका बच्चा, आप आयरन फॉलिक एसिड ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उससे नहीं पूछ सकते, उसके हस्बैंड से बोल दो, उसकी सासू माँ से बोल दो, और किसी से बोल दो। क्योंकि देखिए एक्चुअली समझिए कि जीडीपी को भी डिस्टर्ब करेगा ये, अगर एक ऐसा बच्चा होगा जो कैपेबल नहीं होगा, मतलब बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है फॉलिक एसिड की कमी से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, फिर बच्चा लेटा ही रहेगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी उसकी। तो ये फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन था, बी 9, तो विटामिन बी 9 था। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो ये हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, तो डेफिशिएंसी डिसीजेज वाला जो टॉपिक था, जिसमें आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखो एक तो विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनकी कमी जिनमें हो रही है वो सब डिसीज कैसी हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, यानी हीनता जन्य रोग हैं। तो एक तरफ उनका हीनता मतलब किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, और उससे डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी हो रही है, तो आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन बी 1 वेरी वेरी, विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है, डिलेड हीलिंग घावों का देरी से भरना, विटामिन ई, ठीक है, क्या होगी इससे, स्टेरिलिटी या इम्पोटेंसी हो जाएगी, डी रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी 2 किलोसिस, बी 3 पेलेग्रा, ठीक है, बी 12 पर्नीसियस एनीमिया, सी ब्लीडिंग गम्स, के क्लॉटिंग डिलेड, इसके बाद प्रोटीन क्वासियोरकर, निकोटिनिक एसिड यही था विटामिन बी 3, तो पेलेग्रा हो गया, कार्बोहाइड्रेट से मरासमस, और जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाएगा, फॉलिक एसिड की कमी से, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा महिलाओं में, और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिशिएंसी डिसीजेज और उससे संबंधित बातें थी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है आपका स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र, ठीक है। अब इसको समझिए अच्छे से। देखिए स्केलेटल सिस्टम जो है, अगर हम देखें तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
कौन कौन से? कितने लोगों ने कंकाल तंत्र कभी पढ़ा है? हड्डियां पढ़े हैं? बताइए। अच्छा, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, हाँ ठीक है बिल्कुल, एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल, और ठीक है, एंडोस्केलेटन में। अच्छा, आपने सुना है अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन, उपांगीय और अक्षीय कंकाल, कुछ सुना या नहीं सुना? हड्डियां कितनी होती, चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। 206 बच्चों में, मोर देन 300। पक्का? सबसे बड़ी हड्डी ये कहाँ होती है? ये यहाँ से यहाँ तक, कौन सी हड्डी है ये? फीमर, पैर में पाई जाती है, एफ से फुट, एफ से फीमर। स्मॉलेस्ट बोन कान में होती, कान में कौन सी होती? स्टेप्स या स्टेपीज, STAPES, स्टेपीज, कान की हड्डी सबसे छोटी, और इससे जो मसल जुड़ी होती है वो स्टेपीडियस मसल होती है, तो वो सबसे छोटी मसल होती है। ठीक है, तो कान में हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो याद रखना, कान में 3 हड्डियां होती हैं। कितनी? 3। तो इनमें ना अंदर बाहर का क्रम भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो बताइए जरा, कान में बाहर से अंदर की तरफ कौन सी हड्डियां होंगी? बाहर से अंदर, बताइए किसने पढ़ा है थोड़ा सा? क्या? ये मिस होती हैं। कहाँ से? एक्सटर्नल टू इंटरनल। देखो, आप ऐसे जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो बाहर जो मैडम मिलेंगी रिसेप्शन पे वो मिस है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, तो हेलो मैम मतलब क्या? मिस, बाहर से अंदर की तरफ। और इनमें कौन कौन सी है? तो पहली है मेलियस, फिर है इनकस, और फिर है स्टेपीज। और यही जो स्टेपीज या स्टेप्स जो है, ये कैसी मसल या बोन है? ठीक है, तो ये हो गई स्मॉलेस्ट बोन। और इसी से जो मसल जुड़ी होती है वो होती है स्टेपीडियस। इससे कौन सी मसल जुड़ी होती है? स्टेपीडियस। तो स्टेपीडियस जो मसल है, ये स्मॉलेस्ट कैसी होगी? मसल, सबसे छोटी पेशी। जिस हड्डी से जो सबसे छोटी हड्डी है उससे जो मसल जुड़ी होगी वो सबसे छोटी मसल। तो स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट मसल है, नहीं सॉरी, बोन है, और स्टेपीडियस जो है वो स्मॉलेस्ट मसल है। क्लियर है? तो अगर हम अपने कान में बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले मेलियस हड्डी मिलेगी, फिर इनकस मिलेगी, और फिर स्टेपीज मिलेगी। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था स्टडी, बोन की स्टडी क्या कहलाती है? हड्डियों का, बोलिए। ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो मतलब बोन और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी, या अस्थि विज्ञान जो है वो कहलाता है। ठीक है, इतना आपको जर्नल चीजें याद रखनी है। कितनी कितनी हड्डियां थी? 4 तो नहीं थी? पक्का 206 ही होती है? 204 होती है हमें लगता है। कौन सा वाला? बताइए जल्दी से, कितनी हड्डियां हैं मानव में? अच्छा, आप में कितनी है और मुझ में? अच्छा, आप में से आप लोगों को दांत कितनी है? दांत, दांत 28 ही है अभी तक, चलो ठीक। और किसको 28 है? अच्छा, किसी को 32 दांत है? किस किस को है? पक्का? कौन कौन से दांत होते हैं वो? हाँ, बताइए। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं बाहर वाले, ये कौन से हैं? अरे, शक्तिमान वाले 2 दांत आगे वाले, ये कौन से कहलाते हैं? इंसाइजर। ठीक है, और यहाँ जब अपन चीरने फाड़ने के लिए काम करते हैं वो है कैनाइन। और कौन से होते हैं? प्रीमोलर। और लास्ट में होते हैं मोलर। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, कौन कौन से दांत होते हैं हमारे? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये मोलर है, ये कैनाइन है,
ये इंसाइजर है। ठीक है, घर पे जाके देख लेना अच्छे से। तो अपर हाफ या इस तरफ वाला हाफ या यहाँ लोअर हाफ या यहाँ, तो ये बेसिकली बेटा 8 8 8 8 होते हैं। तो टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं होंगे 4 दांत, अक्ल दाढ़ जिनको नहीं आई, विजडम टीथ, तो उनको 28 होंगे। ठीक है, कुछ लोगों को अक्ल 60 साल में जाके आती है, अरे कुछ लोगों के आते हैं। ठीक है, तो इनको वापस करते हैं, चलो दांत वापस करो। तो 206 हड्डियां हैं, स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी है, इतना आपको क्लियर है। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज। लार्जेस्ट बोन फीमर। चलो देखिए बेटा, कंकाल तंत्र जो है ना बेटा, तो किसी भी जीव के शारीरिक ढांचे का निर्माण या निर्धारण करने वाला तंत्र होता है। तो क्या होता है, अच्छे से ध्यान रखना है। स्टडी क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी। और आपको पता है बोन कैसा टिश्यू था, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो बोन जो है वो एक कनेक्टिव या संयोजी ऊतक है। तो कंकाल तंत्र के अगर हम प्रकार की बात करें तो एक होता है बेटा एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाह्य कंकाल। तो जब किसी जीव के बाह्य शारीरिक स्वरूप को निर्धारित करने वाला विशेषता, जैसे काटने पर दर्द नहीं होता, मृत कोशिकाओं से बना होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उपस्थित प्रोटीन अल्फा क्रेटिन है जैसे नाखून, ये आपके बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन है। अंतः कंकाल क्या होता है? हड्डियों से बना ढांचा जो शरीर को आकार देता है। अगर आप देखोगे तो बोन्स बेसिकली शेप, अगर बोन्स नहीं हो तो हम कैसे होते? हो सकता है हम यहाँ लुढ़क जाते, हम यहाँ लुढ़क जाते, कुछ भी हो सकता था। तो शरीर को आकार देता है। कैल्शियम फास्फोरस अभी पढ़ा हमने, हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है। ठोस और कठोर संयोजी ऊतक से बना होता है। संरचना की बात करें तो मजबूती के लिए क्या बोलते हैं? हड्डियां अच्छी होंगी, विटामिन डी खाया करो। ठीक है, तो बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल जैसे हम कहें हमारे हेयर्स, नाखून है, रोम है। मनुष्य में ये क्या है? एक्सोस्केलेटन। जैसे हेयर्स है, हमारे नेल्स हैं, रोम वगैरह जो होते हैं आपके, ये सब क्या होते हैं? ये आपके बाह्य कंकाल है। अगर हम चौपाए, चौपाए समझते हैं, क्वाड्रूपेड्स, तो इनमें खुर है, खुर जानते हैं आप लोग, गाय के होते हैं, उनके रोम, उनके सींग जो होते हैं वो कैसे? एक्सोस्केलेटन है। पक्षियों में पंख है, कछुओं में जो उनका ऊपरी कवच होता है वो होता है, मछलियों में जो सल्क या स्केल पाए जाते हैं, सल्क जो होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? बाह्य कंकाल होते हैं। नवजात या न्यूबॉर्न में बेटा 300 बोन्स होती हैं, और नॉर्मली वयस्कों में कितनी? तो 206 बोन्स जो हैं वो पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हाथ में, तो हाथ कौन से? एक हाथ में 60 या दोनों में 60? तो पूछे राइट हैंड में कितनी हड्डी? लेफ्ट में? और ऋतिक रोशन के? अरे बताते नहीं हो, ज्यादा है ना उसको एक अंगूठा। ठीक है, उसको नहीं बोलना, ऋतिक रोशन का नहीं, अपवाद। तो एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, ऐसे ही आपके पैर में 30, दूसरे पैर में 30। ठीक है, तो 60 60 120 तो यही हो गई। अब आ गया हमारा खोपड़ा। खोपड़ा तो क्रेनियम में कितनी? 29। तो खोपड़ी जो होती है आपकी वो 29 होती है। अब देखो अच्छे समझना, कपाल मतलब ये स्कल वाला भाग जो है इतना, ये वाला, ठीक है, इसमें 8 होती हैं। फेस देखो ऐसे याद रखो, फेस 14, हिंदी करनी है। चेहरा 14, चाचा चेहरे में, फेस में। ठीक है, कान में कितनी कितनी थी? 3 इधर 3 इधर, 6। चेहरे पे कितनी? 14 6। क्रेनियम में 8, 28। एक कहाँ गई? हाइयोइड होती है एक। अगर यहाँ से कट लगाओ और अंदर देखोगे या पीछे जाओगे, ब्रेन के नीचे देखोगे तो हाइयोइड होगी ऐसी। तो एक होती है हाइयोइड। तो टोटल कितनी हो गई बताओ अब जल्दी से? खोपड़ी में कौन कौन सी हड्डी? क्रेनियम कितनी? 8। चेहरा 14, एक हाइयोइड। ठीक है, और कान में टोटल कर लो, हो गई कि नहीं हुई? चलो हो गई, बढ़िया।
रीढ़ की हड्डी में देखो वयस्क जो होते हैं ना बेटा, इनमें होती हैं 26, ठीक है। और बच्चों में कितनी होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में या वर्टिब्रल कॉलम में? तो बच्चों में 33 होती हैं। तो अगर आपसे पूछे बच्चों में वर्टिब्रा कितनी होती हैं, कशेरुकाएं, 33, लेकिन बोले अडल्ट में कितनी होती हैं, कितनी होती है, बोलो 26, ठीक है। ध्यान रखना है, हाथ की उंगली में बेटा, हड्डियों में, अंगूठे में कितनी, ठीक है, याद रखना आपको। अच्छा, आप जो है ना, आपका जो अंगूठा है थंब, इसमें कितनी हड्डी होती है? दो ही होती है ना, एक ये एक ये। यहाँ भी पैर के अंगूठे में कितनी होंगी? दो होती हैं, लगती तो नहीं है। तो शेष में क्या होती है, चारों उंगलियों में तीन तीन होती हैं, ठीक है। रिप्स कितनी होती हैं बेटा? तो रिप्स होती हैं 12 जोड़ी। रिप्स समझते हो ना, पसलियां आपको बताई थी। और हमने 12 पेयर क्या पढ़ाया था? क्रेनियल नर्व, कपाली तंत्रिकाएं 12 जोड़ी थी, और स्पाइनल नर्व क्या थी? 31 पेयर, याद है? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में बेटा प्रमुख तत्व की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन 9.5% है, अन्य तत्व 1.3 है, फास्फोरस 1 है, कैल्शियम 1.5 है, ऑक्सीजन 65% है, ठीक है। नाइट्रोजन 3.2 है, कार्बन 18.5% है। तो अगर आपसे मेजर एलिमेंट्स पूछे तो कैसे याद रखोगे? CHON, करो कनेक्ट, CHON, ये पूछा गया क्वेश्चन है। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। तो चार मेजर कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में है वो क्या है, कौन है, कौन? CHON। अब इनमें भी बोले सबसे ज्यादा O, O सबसे ज्यादा है ना, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, ठीक है, नाइट्रोजन 3.2, और क्या बचा आपका, हाइड्रोजन 9.5। क्रम बनाओ, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 65%, ऑक्सीजन के बाद कार्बन है 18.5%, फिर हाइड्रोजन है 9.5%, फिर नाइट्रोजन कितना है 3.2%। इसके बाद कैल्शियम आएगा, फिर फास्फोरस आएगा, और फिर अदर एलिमेंट्स आएंगे। तो ये पूछा गया मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, तो आपको बताना है कौन, पूछ लेना कौन पूछ रहे हो भाई। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो आपके होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से। मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम किससे बना होगा बेटा? मेड अप ऑफ मसल्स, और शरीर को सहारा देगा, दृढ़ता देगा, गति देगा, ये सब आपको देता है। कुछ हड्डियां देखो जो आपको पता हो, जैसे कॉलर बोन, कहाँ है कॉलर बोन? कॉलर, ये हड्डी यहाँ, ठीक है, ये कॉलर बोन है। इसी को क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। कैसी बोन? ब्यूटी बोन। इसी को एक और नाम, क्लेविकल, बोलो। कॉलर, देखो ये कॉलर है मेरी यहाँ, तो कॉलर बोन, फिर दूसरा ब्यूटी बोन, तीसरा क्लेविकल, ठीक है। तो क्या है इनके तीन नाम? कॉलर बोन, क्लेविकल, ब्यूटी बोन। पहले क्या होता था बेटा, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं जो होती थी, उनमें उन्हीं लड़कियों को मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनाया जाता था जिनकी ये कॉलर बोन दिखती थी, मतलब दुबली पतली लीन थीन होती थी, ठीक है। तो इसलिए इसे ब्यूटी बोन बोलना शुरू कर दिया गया था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये हो गई क्लेविकल। फिर आप इधर से पीछे चले जाओ, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ, तो यहाँ क्या है, स्कैपुला। तो ये जो पीछे वाली बोन होती है, ये आपकी इस तरीके की जो बोन होती है ना, ट्रायंगुलर, तो ये शोल्डर ब्लेड या शोल्डर बोन जो होती है वो स्कैपुला होती है। यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ ये स्टर्नम है। कौन सी बोन है? स्टर्नम है, ठीक है। कार्पल समझते हैं, रिस्ट, तो ये कलाई, वही हेमा मालिनी वाली छोर मेरी कलाई वाली, ये कलाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कलाई, तो ये कार्पल है, ठीक है। और ये आपका, ये बेचारा पटेला है, क्या है ये? टखना, घुटना,
ठीक है, ये क्या, अच्छा इसमें बहुत तेज लगती है। आप लोग ऐसे स्कूल में खेलते होगे, बेंचेस रखी होती थी, आपने एक दूसरे को पकड़ने के लिए आप जैसे ही जाते हो और ये यही टकराता है ये। ठीक है, तो बहुत तेज टकराता है, टूट जाएगी, हिंदी में इसे कटोरी भी बोलते हैं। अरे कटोरी जैसी होती है ना ये पटेला, तो पटेला है ये। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो नी कैप या घुटने का जो पटेला है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में खूब आते हैं, एक है लिगामेंट, मतलब अल्टीमेट रिपीटेड क्वेश्चन, और एक होता है टेंडन। कितने लोग जानते हैं लिगामेंट और टेंडन को? एक दो तीन बस, बाकी लोग नहीं जानते? चलो बताओ आप। बहुत बढ़िया। तो कैसे याद रखोगे BLB? क्या कैसे याद रखोगे? जैसे एक हड्डी है आपकी बोन, एक और बोन है, और इन्हें कौन जोड़ेगा? लिगामेंट, तो BLB याद रख लेना। फिर आपकी मसल को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन। टेंडन को बेटा बोलते हैं हिंदी में कंडरा, और लिगामेंट को बोलते हैं स्नायु। तो हड्डी से हड्डी को, जैसे मान लो ये हड्डी है और यहाँ हड्डी है, तो इनके बीच में क्या होगा? लिगामेंट होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ एक मसल है, ठीक है, अब जैसे आप यहाँ देखोगे ये मसल है आपकी और ये हड्डी है, तो मसल से हड्डी को कौन जोड़ेगा? टेंडन। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। और ज्यादा जैसे गुस्से में होते हैं ना हम, कभी घर वालों ने कहते कपड़े धो ले रख दिए कपड़े, अब आप कपड़े पे गुस्सा निकालते हो, क्या करते हो? जैसे कपड़े आपने धो दिए जैसे तैसे दुखी होके, फिर उन्हें आप गुस्से में ना इतना निचोड़ते हो, ले ले तोड़ ही दोगे, फोड़ ही दोगे। अच्छा दो लड़के हो तो ये और ज्यादा करते, पकड़ ए, और ज्यादा किसी ने, जैसे ही आप जब इसको बहुत ज्यादा घुमाते हो तो ये लेगामेंट ही खिंच जाते हैं। जैसे आप गुस्से में जब धोते हो और आपने ले, और जैसे ही आपने ट्विस्ट कर दिया है यहाँ पे, तो क्या खिंच जाते हैं आपके? लिगामेंट खिंच जाते हैं। फिर अब आप ऐसे हिला नहीं सकते, बहुत दर्द होता है, फिर कहते हैं भैया बैंडेज बांध दो। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो लिगामेंट क्या है? BLB बोन से बोन को जोड़ते हैं, टेंडन क्या करते हैं? मसल से बोन को जोड़ते हैं, तो वो टेंडन होते हैं। ये बहुत आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इनको दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बोन में होती है बेटा बोन मैरो, जो लंबी बोन्स होती हैं, जैसे मान लो ये है आपकी, कौन सी बोन है ये? फीमर, तो इसमें होगी। बोन के अंदर जो कैविटी होती है वो बोन मोरो कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्थि मज्जा। ठीक है, तो मानव अस्थियों में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो एक है बेटा रेड बोन मेरो और एक होती है व्हाइट बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो क्या बनाएगी? RBC, और व्हाइट बोन मेरो में क्या बनेंगी? WBC। और ज्यादा आप भूलवा जाओ रेड और व्हाइट, तो आप तो सीधा याद रखना RBC और WBC का फॉर्मेशन बेटा बोन मेरो में होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि RBC का निर्माण कहाँ होगा, तो RBC का निर्माण और WBC का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, याद रख पाओगे आप अच्छे से? अब आते हैं हम जरा, तो मानव के हाथ में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम। अब हाथ में देखिए, यहाँ पे जाएंगे यहाँ, तो ये हाथ में कौन सी बोन है यहाँ पे? तो क्या है आपकी? शोल्डर बोन या गर्डेल है, शोल्डर गर्डेल आपकी हो जाती है। फिर अब आप उल्टा सीधा नहीं, चलो हम अपने आप को बता देते हैं। यहां से शुरू करो, ये कौन सी हड्डी है? फीमर। यहां से यहां आ गई है, कौन सी है? हाथ में H से हैंड, हैंड में ह्यूमरस, बोलो H से ह्यूमरस, बोलो H फॉर हैंड, H फॉर, F फॉर फीट या फुट, और F फॉर फीमर। तो हाथ में बोलो ह्यूमरस। नीचे आओ। अब हमने ये आपको दो अभी परसों पढ़ाई थी। अंगूठे की तरफ रेडियस, और छोटी उंगली की तरफ अल्ना, तो रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस। क्या करना है? छोड़ मेरी कलाई, कौन सी वाली? कार्पल। कार्पल कितनी होती है भाई? पक्का? तो 8 कार्पल। कलाई की हड्डी कितनी? 8। और उसके बाद 4 उंगलियों की तरफ जा रही हैं, एक अंगूठे की तरफ, तो कितनी होंगी ये?
5, तो 5 क्या होंगी? मेटाकार्पल। फिर इसके बाद उंगलियों की तरफ फैलेंजेस। तो फैलेंजेस जो होती हैं ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। तो इस तरीके से आपकी कितनी हड्डियां हो गई एक हाथ में, बताओ जल्दी से। ये कितनी? एक ह्यूमरस, एक रेडियस अल्ना, 3, कितनी? 8 कार्पल, कितनी हो गई? 11। 5 मेटाकार्पल, 16। और उंगलियों में एक एक उंगली में 3 3, तो तीचा को 12। और अंगूठे में कितनी थी? 2, तो 14। और 16 और 14 30। तो एक हाथ में कितनी हो पा रही है किसी की, या भूल भाल गए? देखो, मैं अपना हाथ निकाल के रख रहा हूं यहाँ, तो ये कौन सी है? वापस कर देना, ठीक है। ह्यूमरस, ठीक है। फिर नीचे आ गए हम, तो दो हड्डियां कैसी हो गई? एक रेडियस, एक अल्ना, ठीक है। ये छुटकी उंगली की तरफ भेज देना और ये अंगूठा बना दो बड़ा सा। अरे आपको याद करने के लिए बना रहा है। यहाँ क्या होगा? कार्पल होंगी। कार्पल कितनी है? 8। फिर ये कितनी ना आएंगी? 5। ये कर देना, तो ये कितनी हो गई? बोलो क्या है ये? मेटा कार्पल। और उसके बाद अब चले जाओ, ठीक है। तो दो अंगूठे में होंगी, और उसके बाद अब यहाँ अंगूठा नहीं होगा, ये छोटी उंगली होगी, ठीक है। तो 5, ये देखो, अरे हाथ देख लो ना, सबसे अच्छा। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, रेडियस अंगूठे की तरफ, अल्ना छोटी उंगली की तरफ, फिर कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फैलेंजेस। अब फैलेंजेस कितनी? एक उंगली में 3, 4 उंगलियों में 12, 2 अंगूठे में 14, 14 और 5 19, और 8 27 ही होते हैं, और 2 29, और एक 30। तो एक हाथ में कितनी हो गई? हो गई कि नहीं? पैर में कितनी थी? गिनाओ, गिनाओ यार, ऐसे क्या पूछ लिया मैंने? फीमर, फिर पटेला। देखो, हाथ में अगर हम बात करें, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। देखो, ये हैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैंड में देखो बेटा क्या है? एक तो है ह्यूमरस, कैसी है? ह्यूमरस, एक, ठीक है। एक ही हाथ की बात कर रहे हैं। एक क्या है? रेडियस, और एक क्या है? अल्ना, ठीक है। ये हो गई। फिर इसके बाद क्या है? कार्पल, कितनी? 8। और उसके बाद मेटाकार्पल, कितनी? 5। फिर उसके बाद फैलेंजेस, कितनी? 14। मतलब ये उंगलियों में फैलेंजेस जो होती हैं, ये तो कुल मिला के कितनी हो गई ये? 30 बोन्स। यानी हमारे लेफ्ट हैंड में भी यही होगा। तो 60 तो ये हो गई। अब 30 पैरों में होंगी, 30 इस पैर में होंगी। चलो करो काउंट। पहले एक चीज और पढ़ा दें आपको, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला। तो बेटा याद रखना, C7, T12, L5, S5, CX4, ये आता है एग्जाम में। C7, सी मतलब ये गर्दन वाली, सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में 7 हड्डियां हैं, 7 वर्टिब्रा है, कशेरुका है। टी, इसके बाद यहां से थोरेक्स वाली, तो 12 होती हैं। एल, लंबर वाली कटी में 5 होती हैं। एस, सैक्रल में 5 होती हैं। और कॉकेक्स यानी पुच्छ कशेरुकाएं, ये 4 होती हैं। तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं? ये फॉर्मूला किसमें है? जल्दी बताओ। चिल्ड्रन में, क्योंकि कितनी है? 5 4 9 5 14 और 12 26 और 7 33 हो गई। तो 33 किसमें थी वर्टिब्रा? बच्चों में। अब अगर हम एडल्ट की बात करें तो कितनी होंगी? 26। अब क्या कम करोगे भाई?
बताओ 26 कैसे बनेंगी? क्या क्या फ्यूज होंगी? अच्छा ये तो रहेंगी, गर्दन में तो 7 ही होंगी, थोरेक्स में 12 ही रहेंगी, और कितनी? तो 12 7 19 हो गई, और 5 24, यानी इनमें क्या होंगी? एक एक हो जाएंगी ये, तभी 26 होंगी। आना तो बोलो। अच्छा विलुप्त तो होंगी नहीं। तो बेसिकली आप देखोगे ना बेटा, ये जो आपकी लास्ट वाली कॉकिक्स है, ये इसकी जो चारों बोन है ना, ये फ्यूज होके एक बन जाती हैं। और ये उल्टा कर दो, इसको ऐसे बना दो। ठीक है, तो ये चार थी, चार मिला के अब ये कैसी हो गई? इन्होंने क्या किया, ये बस ऐसी, अरे यार क्या बना देते हैं बार बार, ये बाकी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये चार ऐसी थी, तो ये मिलके एक रह गई। ठीक, जैसे आप बिठाए हैं, हम आपको बहुत देर से आप बैठे हैं, तो आपकी कॉकिक्स में ही पेन होता है ये। तो ये पुच्छ कसे रुकाए हैं, चार की जगह अब एक हो जाती है एडल्ट में, ये भी एक हो जाती है। तो दो ये, और 5 7 और 12 19 और 7 26, तो इस तरीके से 26 हो। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव में कुल कसे रुकाएं 33, अगर स्पष्ट बोलें यूथ में कितनी होती हैं? 26। ठीक है, 33 ऑप्शन में नहीं हो तो 26, और अगर बच्चे बोल दिया स्पष्ट रूप से तो फिर कितनी होंगी? 33 कशेरुकाएं जो हैं वो होती हैं। हाथ की हड्डियां क्लियर है? पैर में देखो आप, यहाँ पैर में फीमर है, फीमर हो गई। फिर यहाँ कौन सा था ये, दर्द होने लगा ये घुटना, पटेला। पटेला के नीचे बेटा एक जो मोटी हड्डी होती है वो टिबिया होती है। अच्छा अगर आप थोड़े लंबे हैं तो ये नहीं टकराती है, घुटना ऊपर आ जाता है टेबल के, क्या टकराती है? सबसे ज्यादा जो टेबल से टकराए वो टिबिया। तो टिबिया कौन सी टकराती? अच्छा आप लोगों को सबको चोट लगी होगी, आप खेले नहीं हो तो बात एक अलग है। आप जब भी दौड़े होंगे स्टूल से, टेबल से, बेंच से, घर में किसी चीज से कुछ भी रखा है सामान, तो आप देखिए यहाँ चोट लगती है सबसे ज्यादा। ठीक है, जो टेबल से टकराए वो टिबिया, और टिबिया के बगल में एक और बोन है फिब्यूला। तो क्या हो गई, टिबिया और फिब्यूला। तो अभी तो वैसे ही चल रहा है ऊपर जैसा, एक फीमर, एक यहाँ पटेला, टिबिया, फिब्यूला, यही हुआ ना। अब इसके नीचे क्या था, जैसे यहाँ आ जाओ, हाथी जैसा पैर मान लो, तो हम यहाँ आ गए, अब यहाँ कलाई है, तो पैर में क्या होती है? एड़ी होती है, टार्सल। तो टार्सल बोन हो जाएंगी, और टार्सल के बाद मेटाटार्सल, जैसे कार्पल और मेटाकार्पल। ऐसे ये एड़ी, एड़ी के आगे ऐसी ऐसी 5 बोन जाएंगी, क्योंकि 5 ही है, 4 उंगली एक अंगूठा। तो कितनी हो जाएंगी? मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के बाद पैर की उंगलियों को भी फैलेंजेस बोलते हैं। काउंट करो, अरे काउंट करो, 14 फैलेंजेस होंगी, 5, उसके बाद मेटाटार्सल होंगी तो 19, फिर टार्सल 7, 8 नहीं होती, 7, तो कितनी हो गई? 19 7 26। फिर उसके बाद एक टिबिया एक फिब्यूला 28, पटेला 29, और फीमर 30, हो गई 30? नहीं हुई कई लोगों की, अभी नहीं हुई बोले हमारी। कितने लोगों को? अब अपना पैर देख लो यार, अब हमारा थोड़ी जाएगा पैर हर जगह। एक क्या है, फीमर कैसी थी? लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट भी होगी एक, हाँ ना, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर के नीचे हम गए तो क्या मिला हमें? पटेला। पटेला के नीचे एक टिबिया बड़ी वाली बोन और एक फिब्यूला। फिर इसके नीचे क्या है? टार्सल, फिर मेटाटार्सल, और फिर फैलेंजेस, यही होंगी ना। तो आप देख लो अच्छे से। तो टिबिया, अब देखो, फेब्यूला एक, टिबिया एक, पटेला एक, किसी के दो तो नहीं टकने की हड्डी, फीमर एक, टार्सल 5 की 7, 7।
मेटाटार्सल, पैलेंजेस हो गई। बिल्कुल इसी की तरह हम यहाँ बना देते हैं जिससे आपको एक साथ ही समझ में आ जाए। बताओ जल्दी से। हाथ में ह्यूमरस कितनी? एक। फिर इसके बाद रेडियस और अल्ना एक एक। फिर क्या है? कार्पल कितनी? 8। फिर मेटाकार्पल एमसी लिख दें कितनी? 5। और फैलेंजेस पी 14। सेम ही है ना ये तो कितनी हो गई? 30 हो गई। अरे हाँ ना। तो 30 मिला के ये हो जाती हैं आपकी हाथ और पैर की हड्डियां। अब आपने रिब्स तो पढ़ ही ली हैं ऑलरेडी। रिब्स कितनी थी? 12 पेयर। रीढ़ की हड्डी C7 L5 S5, बोलो जल्दी से। C7 T12 L5 S5 CX4। ठीक है, तो नॉर्मली वर्टिब्रा 33 होती हैं, लेकिन युवाओं में या यूथ में या एडल्ट्स में ये 26 होती हैं। लिगामेंट क्या था? बोन से बोन को जोड़ रहा था। टेंडन क्या था? मसल से बोन को जोड़ रहा था, तो वो टेंडन था। और ये आपकी हड्डियों को कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कितनी हड्डियां होती हैं, हाथ में कितनी होती हैं, पैर में कितनी होती हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे अच्छे से तो ये आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपका कौन सा सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, अगर ये एग्जाम में आता है तो कैसे बनाओगे आप इसको? पहले लिखोगे कि ऑस्टियोलॉजी कहलाता है सिस्टम। फिर दो तरीके का है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन होता है। और एंडोस्केलेटन को भी अगर और ज़्यादा आप डिवाइड करना चाहो तो एक अपेंडिकुलर और एक्सियल होता है। उपांगीय जैसे ये क्या है आपके? अपेंडिकुलर है। और एक्सियल मतलब जो एक्सिस बनाए, अक्ष को बनाए, तो ये हो जाता है। फिर हाथ पैरों की हड्डियों के बारे में बता देना। खोपड़ी की हड्डी बता देना, खोपड़ी में कितनी थी? अरे क्रेनियम में 8 थी टोटल। 29। कौन कौन सी? क्रेनियम में 8, फेस में 14, थायराइड 1, कानों में 3 3 6, बस खत्म। और यहाँ कौन सी है ये बोन? ब्यूटी बोन। बस ब्यूटी पे ही अटके रहो आप लोग। ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, क्लेविकल। यहाँ स्टर्नम, यहाँ स्कैपुला। ये क्या है आपकी? स्कैपुला। ये पटेला, यहाँ 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 राइट साइड अंगूठे की तरफ रेडियस, छोटी उंगली अल्ना, पैरों में टिबिया जो बड़ी है जो टेबल से टकराए, और छोटी फिब्यूला बिल्कुल बगल में पतली सी लगी होती है। तो टिबिया फिब्यूला हो गई, रेडियस अल्ना हो गई। इसके बाद टार्सल कितनी? 7। मेटाटार्सल, फैलेंजेस 14। उंगली तोड़ मत लेना छोटी, नहीं तो बोले 3 नहीं दिख रही है हमें इस छोटी वाले अंगूठे की, सबसे छोटी उंगली में पैर की, और आप उसे लगे उसे खींचने, तो पता चले फ्रैक्चर कर लिया आपने उसको। जैसे गौर करोगे ना, जो लोग शूज नहीं पहने वो अपनी उंगली देखें, अब आपको लगेगा यार 3 तो दिख नहीं रही, सर बोल रहे हैं 3 होती हैं। होती भैया 3 ही है, तोड़ ताड़ के देखना नहीं है, मान लो बस। ठीक है, वो जड्डपना नहीं दिखाना। बोले साफ दिख नहीं रही थी, हम बहुत जबरदस्ती की, पता चले कि फ्रैक्चर कर लिया उंगली में। ठीक है, होती 3 ही है, आप मानो या ना मानो, और नहीं मानना है तो पत्थर लो और फोड़ के देख लो तो निकल जाएंगी तीनों हड्डियां, किस्सा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो याद हुई आपको स्केलेटल सिस्टम। एक्सोस्केलेटल मतलब बाहरी वाला, जैसे हेयर्स है, स्किन वाला, नाखून नाखून जो है। एंडोस्केलेटल में आपकी बोन्स आएंगी। और एंडोस्केलेटन को हम अगेंस्ट 2 भागों में, कौन कौन से? एक्सियल एक्सिस बनाएगा, और अपेंडिकुलर तो हाथ पैरों की हड्डियां अपेंडिकुलर में आएंगी। और फिर आपको एक एक करके हड्डियां बताते जानी। सबसे पहले ये खोपड़ी की बता देना, फिर रिब्स बता देना कि रिब्स 12 होती हैं, फिर आप हैंड की बता देना, पैर की बता देना, रीढ़ की हड्डी की बता देना। हो गया उत्तर। करना क्या होता है? कुछ नहीं। और इसी में से जैसे पूछते हैं मानव में कितनी हड्डियां? 206। बच्चों में न्यूनेट में या न्यू बॉर्न में कितनी? 300। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तीसरा है लिगामेंट क्या है? हड्डी से हड्डी को B2BLB। टेंडन क्या होते हैं? मसल से बोन को जोड़ते हैं। बस यही क्वेश्चन आए एग्जाम में। हो गया, थोड़ा सा बचा है, अब कल करा देंगे इसका आगे। ठीक, या करा दें? करा देते हैं? लो, एक भी हाँ बोल दो फिर तो मैं करा ही देता हूँ।
ठीक है, अब जैसे ये आपकी हो जाती हैं, चलो बेटा देखिए, मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं, मिल्क टीथ, और स्थायी दांत परमानेंट 12 होते हैं। 3 शब्द बचे हैं, ये बता दिए हमने। इतना अच्छा आंसर किया उसने कि इसके बाद तो आप कुछ बोलने की नहीं। स्वीकार कर लिया हमने। आप लोग देख लो जिनको पढ़ना है, बाकी जाओ, धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ज्यादा हो जाएगा।